अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है नैयर अब्बास और आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 45 से लेकर क्वेश्चन नंबर 54 तक की। तो इन क्वेश्चन में हमें सीरीज की दो कंजक्टिव टर्म्स का रिलेशन दिया गया है। हमने इस रिलेशन को यूज करके इन सीरीज की कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस के बारे में बात करनी है कि कौन सी सीरीज कन्वर्ज करती है और कौन सी सीरीज जो है वो डाइवर्ज करती है। तो यहाँ पर बेसिकली हम सबसे ज्यादा रेशियो टेस्ट का यूज करेंगे, क्योंकि रेशियो टेस्ट में दो कंजक्टिव टर्म्स की बेसिकली डिवीजन होती है। तो इसलिए हम इस मेथड को प्रेफर करेंगे। अगर ये मेथड फुलफिल हो जाता है तो इसी से हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर इससे सॉल्व नहीं होता, लेट से लिमिट हम लगाते हैं और हमें आंसर 1 मिलता है, तो फिर ये टेस्ट फेल हो जाता है। फिर हम किसी दूसरे टेस्ट की तरफ जाएंगे, लेकिन हमारी बेसिकली प्रायोरिटी यही रहेगी कि हम इस पे रेशियो टेस्ट का इस्तेमाल करके ये चीज़ें बता पाएं कि कौन सी कन्वर्ज करती है और कौन सी डाइवर्ज करती है। क्योंकि हम जानते हैं कि रेशियो टेस्ट में क्या होता है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an+1 डिवाइडेड बाय an, एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी। इस तरह से हम इसको स्टार्ट करते हैं और जो रिजल्ट आता है वो हमें बताता है कि क्या आया, ये कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है। अगर जो रिजल्ट आता है वो 1 से लेस है तो कहते हैं कन्वर्ज करती है, और अगर 1 से ग्रेटर है तो हम कहते हैं डाइवर्ज करती है, और अगर इक्वल टू 1 है तो फिर कहते हैं कि ये टेस्ट फेल हो जाता है। यहाँ पर ये हमें कुछ नहीं बताता कि कन्वर्ज करती है या फिर डाइवर्ज करती है। तो यही केस बेसिकली। अगर आप जरा पे गौर करें तो यहाँ पर an+1 और यहाँ पर इसका रिलेशन है an के साथ। तो अगर हम इसको सिंपल अल्फाज में बात करें तो an को इधर लेके आए तो an+1 डिवाइडेड बाय an हो जाएगा, या फिर हम इस पे पूरी इक्वेशन पे हम an डिवाइड कर दें तो तब भी बात वही है। सो हम इसको लिख सकते हैं लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1 प्लस साइन n डिवाइडेड बाय n, और इसका प्रोडक्ट किसके साथ है, an के साथ, डिवाइडेड बाय an। ठीक है ना, ये हमने वैल्यू किसकी पुट की, an+1 की, और ये डिवाइडेड बाय an, तो an किससे कट जाएगा। बाकी सिंपल है आपके सामने। सो इसकी लिमिट ले लें। सो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और हम क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा अलहदा कर देते हैं। हम इसको ऐसे लिखते हैं 1/n प्लस साइन n डिवाइडेड बाय n। हमने n को इस पे भी डिवाइड कर दिया, इस पे भी डिवाइड कर दिया। अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या सीन है। सो ये चूंकि पॉजिटिव है, सो इसको हम देखते हैं कि ये आपके पास यहाँ पर इस पे लिमिट लगेगी। चलो एक बार अलग लगा देते हैं। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n, चाहे तो इसको लिख दें चाहे ना लिखें, फर्क नहीं पड़ता। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी साइन n डिवाइडेड बाय n। अच्छा, सो 1/n तो 0 होता है। 1/n है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। ये जो है डज नॉट एग्जिस्ट है, मतलब इन्फिनिटी पर इन्फिनिटी फॉर्म आती है जो कि अनडिटरमाइंड फॉर्म कहलाती है। तो उस केस में हमें इसमें कुछ चेंजिंग करनी पड़ सकती है। अच्छा, सो यहाँ पर हम लॉपिटर रूल का इस्तेमाल करें वो भी काम नहीं करेगा, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस और 1 का डेरिवेटिव 1, तो कॉस इन्फिनिटी फिर हमें आंसर नहीं देगा। ठीक है ना, तो इसकी लिमिट निकालने के लिए हम बेसिकली एक सैंडविच थ्योरम होता है हमारे पास, हम उसका यूज करेंगे। हम जानते हैं कि बेसिकली साइन n होता है ये लेस देन एंड इक्वल टू 1 होता है। हम जानते हैं कि साइन की वैल्यू -1 और +1 के दरमियान में घूमती है। मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, लेकिन ये काम हमारे काम का नहीं है, हम तो सिर्फ इसकी बारे में बात करना चाह रहे हैं। सो बेसिकली अगर ये इससे है, हम इस पे n डिवाइड कर देते हैं। अगर हम इस पे n डिवाइड कर देते हैं, इसको लिखना चाहें तो लिख दें। चलो, इट इज लेस देन एंड इक्वल टू साइन n डिवाइडेड बाय n विच इज लेस देन इक्वल टू 1/n। लिमिट लगाएं, इसकी लिमिट आएगी 0, इसकी लिमिट आएगी 0, लेके देख लें, क्योंकि 1/∞ 0, इसकी भी 0। सो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी -1/n
which is less than or equal to limit n approaches to infinity sin n divided by n, which is less than or equal to limit n approaches to infinity 1 over n. इसकी भी लिमिट 0, इसकी भी लिमिट 0, तो हमें ये कहता है सैंडविच थ्योरम कि अगर कोई से दो फंक्शन है और उनका रिलेशन क्या है, एक छोटा है, एक उससे बड़ा है, एक उससे बड़ा है, और फर्स्ट और लास्ट की लिमिट सेम है, तो इट मीन दैट ये सेंटर वाला जो है इसकी भी लिमिट वही है जो इन दोनों की है। सो इसकी लिमिट भी 0 है, इसकी लिमिट भी 0 है, तो इन बिटवीन जो फंक्शन आ रहा है उसकी भी लिमिट 0 होगी। तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि इसकी लिमिट क्या है, इसकी लिमिट 0 है। सो यही केस मैं यहाँ पे यूज करूँगा, इसकी लिमिट 0 है, इसकी लिमिट 0 है, सो विच इज इक्वल टू बेसिकली 0 एंड विच इज लेस देन 1। सो इसका जो रिजल्ट आया है वो 0 आया है, जो कि 1 से लेस है। तो हम कहते हैं कि अगर रिजल्ट 1 से लेस आए तो क्या होता है, ये सीरीज कन्वर्ज करती है। तो इट मीन दैट जो गिवन सीरीज है वो क्या कर रही है, वो कन्वर्ज कर रही है। इन द सेम केस हम इसकी बात कर लेते हैं, तो लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी और an प्लस 1 डिवाइडेड बाय an, which is equal to basically limit n approaches to infinity। मैं इसको डायरेक्ट इसको हटा के लिख रहा हूँ क्योंकि पिछली बार भी हमने उसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा किया था, वो आप करेंगे, अगर आप कर लें बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन मैं यहाँ पर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ क्योंकि ये कैंसिल हो जाएंगे, तो मैं इसको नहीं लिख रहा। इसके साथ भी वही काम करेंगे जो पहले के साथ किया है, या फिर आप इसको ऐसे ही डायरेक्ट लिमिट लगा दें, तभी कुछ नहीं, लिमिट लगा दें। सो बेसिकली आ जाएगा 1 प्लस tan inverse of infinity divided by infinity। so tan inverse of infinity होता है pi by 2, so 1 plus pi by 2 divided by infinity, so some constant divided by infinity which is equal to क्या होता है, which is equal to 0, so which is less than 1, so it's convergent, absolutely convergent, so every absolutely convergent is also convergent। so ये कहानी हुई, ये सीरीज हमारी कन्वर्ज करती है बाई यहाँ पर रेशियो टेस्ट। अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट में सिचुएशन जो है वही सेम है, यहाँ पर लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी an प्लस 1 डिवाइडेड बाय an, विच इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा बेसिकली 3n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2n प्लस 5। an को मैं an से कैंसिल करके डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अगर हम इसकी लिमिट लें तो लिमिट नहीं आएगी, क्योंकि इन्फिनिटी पर इन्फिनिटी फॉर्म मिलेगी। या तो आप इसमें कॉमन लेके कैंसिल कर लें, या लॉपिटा रूल का इस्तेमाल कर लें, डेरिवेटिव ले लें, जैसा आपको बेस्ट लगता है। मैं डेरिवेटिव ले रहा हूँ। सो लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, और इसका डेरिवेटिव आएगा 3, इसका डेरिवेटिव आएगा 2। सो बेसिकली इस पे लिमिट लगेगी, कांस्टेंट है, लिमिट क्या लगेगी, 3/2 आ जाएगी। सो 3/2 आ गई, 1 से तो बड़ी आ गई। सो 1 से बड़ी आ गई, तो इट मीन दैट आप कह सकते हो कि ये डाइवर्ज करता है। तो इस तरह से ये सीरीज क्या कर रही है, ये सीरीज आपकी डाइवर्ज कर रही है, क्योंकि इसका आंसर जो आ रहा है, लिमिट का आंसर, रेशो हमने ली, उसका मॉडुलस लिया और फिर हमने उसमें लिमिट लगाई, तो इट मीन दैट आंसर 3/2 विच इज ग्रेटर देन 1। सो इट मीन दैट ये कन्वर्ज नहीं कर रही, डाइवर्ज कर रही है। अगर 1 से छोटा होता तो फिर हम कहते हैं कि क्या कर रही है, यहाँ पर ये जो है कन्वर्ज कर। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में उलट हो रहा है। आप कह सकते हो कि यहाँ पर क्या है, 3/2 है जो कि 1 से बड़ा है। सो इट मीन दैट यहाँ पर ये क्या कर रही है, ये डाइवर्ज कर रही है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट में भी कुछ ज़्यादा टफ काम नहीं होगा, बिल्कुल सिंपल सा काम है। अगर इस पे कोई टेस्ट जो है वो अप्लाई हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब आएगी जब हम इस पे लिमिट लगाएंगे और आंसर जो है 1 आ जाएगा। अगर 1 के अलावा जो है कोई और भी सीन आता है तो फिर कोई इशू नहीं है, फिर तो ठीक है, फिर तो हमें पता चल जाएगा ये कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है। सो इसकी बात भी कर लेते हैं। यहाँ पर देखें तो इसमें आपको आंसर 1 मिलने वाला है, कि जो हम कह रहे थे कि अगर ऐसा हो जाए, चेक कर ले। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा ऊपर चेक करके दिखाता हूँ। जब हम इस पर लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी n बाय n प्लस 1, डायरेक्ट लिमिट लगाएंगे तो नहीं होगा, लॉपिटा रूल का इस्तेमाल करके लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी
इसका आएगा 1 और इसका भी आएगा 1, तो बेसिकली 1, सो विच इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर बी आप कह सकते हो 1, सो 1 आ गया। तो हम जानते हैं कि अगर आंसर 1 आ जाए तो टेस्ट फेल हो जाता है। तो यहाँ पर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर आपका ये जो रेशियो टेस्ट हम यूज कर रहे थे सो कॉल्ड, ये यहाँ पे यूज नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर ये टेस्ट को फेल कर रहा है। अब कोई और रास्ता देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर nth टर्म हमारे पास नहीं है, हमें तो सर जस्ट रिलेशन दिया हुआ है। तो हम अगर ऐसा केस हमारे पास बनता है कि हमें जो है रेशियो टेस्ट पे काम नहीं बनता, तो हम उस रिलेशन को बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हम इस रिलेशन को बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। अब an+1 में हो क्या रहा है, ठीक है ना। an+1 में ऊपर यहाँ पर देखें, अगर मैं इसकी सिंपल बात करूँ, ये n+1 है। सो अगर मैं यहाँ पर an+1 है, अगर मैं यहाँ पर an की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या होगी। n+1 एक यहाँ से कम हुआ है, इसका मतलब n-1, और यहाँ पर क्या हुआ है, इसमें क्या हुआ है, यही सिंपल टर्म लिखी हुई है, ये n+1 है, ये n+1 सिंपल लिखा हुआ है, और यहाँ पर ऊपर क्या है, एक उससे कम है। सो इसकी हमने वैल्यू लेनी है, तो इससे हमने एक कम किया और डिवाइडेड बाय दिस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यही an-1। सिमिलरली अगर मैं an-1 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या आएगी, यहाँ पर आएगी n-2 डिवाइडेड बाय n-1 सिंपल, और यहाँ भी आ जाएगा n-2। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर an-2 की वैल्यू निकालने की कोशिश करूँ तो ये आ जाएगा n-3 डिवाइडेड बाय n-2 an-3। सिमिलरली यही काम चलता रहेगा, और चलता रहेगा तब तक जब तक ये हमारे पास लास्ट टर्म तक नहीं पहुंच जाते। तो लेट्स से अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हम यही बात करें कि हम यहाँ पर क्या निकालना चाह रहे हैं, हम बेसिकली a2 निकालना चाह रहे हैं, तो a2 में क्या होगा, a2 में क्या होगा, 2-1 डिवाइडेड बाय 2, और a2-1 क्या होता है, a2-1 यहाँ पर लिखना बेस्ट नहीं है, बल्कि 2-1 को सॉल्व करके लिखते हैं। 2-1 क्या होता है, 1 होता है। सो यहाँ तक आ जाएगा इस तरह से, ये इस तरह से एक्सपेंड हो रहा है, n की वैल्यू ये, n की वैल्यू ये, n-1 की वैल्यू ये, an-2 की वैल्यू ये, तो इस तरह से। तो अगर हम इसी का रिलेशन यहाँ पे यूज करें, अब देखें जरा गौर करना कि क्या हो क्या रहा है। an+1 है, ये इक्वल है n बाय n+1 इंटू an के, और an की वैल्यू निकाल गया हमने n-1 डिवाइडेड बाय यहाँ पर n, ठीक है, और साथ में an-1, और an-1 की वैल्यू ये है, तो ये हो जाएगा n-2 डिवाइडेड बाय n-1 इंटू an-2, an-2 की वैल्यू ये निकाली हमने, तो n-3 डिवाइडेड बाय n-2। ये ही सिलसिला चलता रहेगा, और लास्ट पे आ जाएगी a2। सो a2 बेसिकली आपके पास क्या है, ये आ जाएगी 2-1 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पर ये आ जाएगा। सो इसको आप मजीद लिखना चाहो तो लिख लें, नहीं तो a1 की वैल्यू हमें पता है, वो बाद में हम पुट कर लेंगे। अब जरा गौर करेंगे हो क्या रहा है। यहां पर देखें, ये n है, ये n है, कट जाएगा, ये n-1 है, ये n-1 से कट जाएगा, ये n-2 है, ये n-2 से कट जाएगा। सो क्या हो रहा है, ऊपर वाली नीचे वाले से कैंसिल हो रही है, ऊपर वाली नीचे वाले से कैंसिल हो रही है। अगर हम किसी भी कहीं पर भी देखें, बच कौन सी रही है, यहां पर बच रही है आपके पास, यहां पर ये देखें ना, ये जो ऊपर वाली टर्म है वो उससे आगे वाली टर्म को कैंसिल कर रही है, ठीक है। ऊपर वाली टर्म उससे आगे वाली टर्म, तो इससे जो ऊपर वाली टर्म होगी, इससे पिछली टर्म वो इस 2 को कैंसिल करेगी। ये टर्म इसने आगे वाली को कैंसिल करना था, लेकिन इसके आगे है नहीं। बात समझे ना जरा, कि यह क्या हो रहा है, ये ऊपर वाली टर्म इससे अगली टर्म, इससे जो आगे वाली टर्म है उसकी डिनोमिनेटर को कैंसिल कर रही है।
सो इसका मतलब ये जो टर्म थी इसने आगे वाली डिनोमिनेटर को कैंसिल करना था और वो है नहीं, सो इट मीन दैट यही आ जाएगा 2 - 1 विच इज इक्वल टू 1 बेसिकली नथिंग। सो मैं अगर इसकी बात करूं तो ये n+1 था बेसिकली, an+1 विच इज इक्वल टू, मैं इसको लिख सकता हूं ये सारी टर्म्स कैंसिल, या तो 2 - 1 विच इज इक्वल टू 1 रह गया और या a1 रह गया। सो a1 डिवाइडेड बाय 2 तो कट जाएगा क्योंकि ये पिछले इससे कटना है इसने, तो यहां से जो टर्म होगी वो 2 को काटेगी तो उससे कैंसिल होगी। मतलब काटने का मतलब ये समझ सकते हो कि डिवाइड करेगा, ऐसा नहीं है कि खत्म हो जाएंगे। सो यहां पर ये रह गई टर्म हमारे पास n+1। सो an+1 का रिलेशन ये है। अब देखिए सीधा सीधा अगर an+1 का रिलेशन ये है तो क्या बन रहा है ये, तो अगर हम an का रिलेशन देखेंगे तो नथिंग बट a1/n सिंपल आ जाएगा। ये n+1 है, इधर भी n+1 है, ये तो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या है, वो वैल्यू आपको दी हुई है, सो कुछ नहीं है। सो ठीक है ये, अब ये nth टर्म आ गई आपके पास उस सीरीज की जिस सीरीज का ये आपको रिलेशन दिया हुआ है और n क्या है 3 है। सो पुट कर दें। सो मैं अगर आपसे जनरल बात करूं तो भाई ये आपको जो सीरीज आपको दी है ना, ये जो सारा रिलेशन दिया, ये सीरीज आपके पास इस टाइप की है। एन आपका जो स्टार्ट जहां से भी स्टार्ट होगा, आप इसको जरा साइड पे करें, इस टाइप की आपके पास सीरीज है 3 डिवाइडेड बाय n, इस टाइप की सीरीज है, इस टाइप की सीरीज है। सो इस टाइप की सीरीज को हम कैसे चेक करते हैं कि वो कन्वर्ज करते हैं या डाइवर्ज करते हैं? हम जानते हैं कि इसको p टेस्ट की मदद से सॉल्व किया जाता है। यहां पर देखिए, यहां पर इसका p क्या है, p विच इज इक्वल टू 1, और हम जानते हैं कि अगर p की वैल्यू 1 से बड़ी होती है तो कन्वर्ज करती है, अदरवाइज डाइवर्ज करती है बाय p सीरीज टेस्ट। सो ये p सीरीज टेस्ट के हिसाब से हमने इसका ये सारा काम करके हमने इसकी जनरल फॉर्म निकाली, हमने बेसिकली इसकी सीरीज फाइंड किया कि ये है क्या रिलेशन को यूज करते हुए। सो ये बनी है इस तरह की आपके पास सीरीज। तो ये क्या है, ये तो सीधी सीधी क्या करती है, डाइवर्ज करती है। तो इस तरह ये कह सकते हो कि ये सीरीज क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखें जरा यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर ये सीधा सीधा इस पे हम वही रेशियो टेस्ट लगा सकते हैं। सो लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी an+1 डिवाइडेड बाय an, इसका मॉडुलस विच इज इक्वल टू नथिंग बट लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 2/n, इसका मॉडुलस बेसिकली 2 और इंफिनिटी 0, सो विच इज लेस देन 1, सो इट्स कन्वर्जेंट बाय p सीरीज टेस्ट। सो इसका किस्सा तमाम हुआ। अब यहाँ पे आ रहा है, सो इस पे हाँ ये भी आपके पास सैंपल है, तो इस पे भी आप रेशियो टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। सो लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी an+1 डिवाइडेड बाय an विच इज इक्वल टू नथिंग बट लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, और ये बेसिकली इसको लिखने के तरीके दो हैं, या तो आप इसको इस फॉर्म में लिखें या इसको पावर में लिखें, तो वो जिस तरह से आपको बेस्ट लगता है आप लिख लें डिवाइडेड बाय 2। ये तो कट जाएगा या फिर इधर शिफ्ट हो जाएगा, जैसा आपको बेस्ट ऑप्शन लगता है वही कर लें। सो 2 इज अ कांस्टेंट, लिमिट होगी नहीं, इसका तो 2 ही आएगा। और ये हम जानते हैं कि लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये n√n या फिर n की पावर n की जो लिमिट होती है यहाँ पर लिख दें, लिमिट होती है आपके पास n अप्रोचेस टू इंफिनिटी n की पावर 1/n, ये होता है 1। so सीधा सीधा ये 1/2, so 1/2 which is less than 1, so it's convergent, it's absolutely convergent। so every absolutely convergent is basically उसके जो absolute के पीछे की सीरीज होती है वो भी कन्वर्ज करती है। तो इस तरह से इसका किस्सा तमाम हुआ। यहाँ पर देखें, अगर हम इसको देखें तो क्या होगा, चेक करते हैं जरा। an+1 डिवाइडेड बाय an, इसका मॉडुलस और इसकी लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, सो विच इज नथिंग बट लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1/n प्लस ln n डिवाइडेड बाय n, अलग-अलग डिवाइड कर दिया। सो लिमिट लगाएंगे, अलग-अलग लिमिट लगा दें,
सो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n और प्लस लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ln n डिवाइडेड बाय n। सो नथिंग बट ये हो जाएगा 0 और ये इसके बारे में बात कर लेते हैं, इसकी लिमिट डायरेक्ट एग्जिस्ट नहीं करी। सो लिमिट एब्सोल्यूट को हटा सकते हो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्म्स है, नेगेटिव इन्होंने देना नहीं है, सो ना ले तब भी कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं बस लिख रहा हूँ, आप अगर आप लिखें ना लिखें फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी लिमिट नहीं एग्जिस्ट करती तो क्या करते हैं, थोड़ा इसमें काम करते हैं, लॉपिटल रूल लगाते हैं, 1/n डिवाइडेड बाय 1, इसका डेरिवेटिव 1/n और इसका डेरिवेटिव 1। सो इट मीन दैट यहाँ पर हम बात करें तो 1 और इन्फिनिटी, सो 1 और इन्फिनिटी 0, सो विच इज 0 विच इज लेस देन 1, सो इट्स कन्वर्जेंट। सो ये भी क्या कर गई है, बेसिकली कन्वर्ज कर गई है। अब हम 52 की बात कर लेते हैं। तो 52 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर हम इस पे वही जो हम पीछे इस्तेमाल कर रहे हैं रेशियो टेस्ट वो इस्तेमाल करें तो ये हमें जो लिमिट का आंसर देता है वो देता है 1। सो 1 बेसिकली हमें यहाँ पर इशू देता है। देखिए अगर हम इसकी लिमिट लेंगे तो ये क्या आ जाएगी, अगर हम यहाँ पर इसकी लिमिट लें तो क्या आती है, यहाँ पर इसकी लिमिट सीधी सीधी लें तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आती है, लॉपिटल रूल लगाएं तो इसका डेरिवेटिव 1 और इसका आता है 1/n और इसका आता है 1। अब लिमिट लगाएं तो 1 और इन्फिनिटी 0, सो 1 + 0 डिवाइड बाय 1 तो विच इज इक्वल टू 1। सो 1 पे हमारा टेस्ट फेल हो जाता है। तो ये भी एक ऐसी टर्म है जो बेसिकली जो है लॉपिटल जो हमने रूल पढ़ा है, जो रेशियो टेस्ट बेसिकली हमने पढ़ा है वो यहाँ पे फुलफिल नहीं कर रहा, वो हमें 0 दे रहा है और 0 पे हमें ये कुछ नहीं बता रहा है कि आया ये कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी। तो इसके लिए जो पीछे हमने प्रोसीजर यूज़ किया कि रिकंसिलिएशन को देखें कि क्या सीन बन रहा है, तो वो भी थोड़ा टफ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं है कि हम इसको जब वैल्यूज़ देंगे तो ये कैंसल्स होंगे, कैंसिल होने का ये नाम नहीं लेगा, कैंसलेशन नहीं पॉसिबल इस केस में। पीछे हमने कैंसलेशन से कर लिया था लेकिन नहीं है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर n है यहाँ पे n है, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इन दोनों का रिलेशन देते हैं, इन दोनों का एडिशन तो सेम ही है, तो हम ले लेते हैं कि लेट से ये a सॉरी यहाँ पर ये लिखते हैं कि भाई जो है लेट कर लेती है कांस्टेंट वैल्यू है कोई, और ये जो है वेरिएट करती रहेगी। हम जानते हैं लॉन की जो रेंज होती है वो होती है नेगेटिव इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। सो इस सेंस में ये जाती है। सो इट मीन दैट कि यहाँ पर कोई पॉइंट्स ऐसे होंगे जिसमें आपके पास ये ln n जो है वो 10 से बड़ा होगा, क्योंकि मैं आपको कह चुका हूँ कि यहाँ पर ये जो इसकी रेंज होती है वो नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी होती है, और ये डिफाइंड सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर होता है, नेगेटिव नंबर में ये डिफाइंड नहीं होता। लॉन पॉजिटिव नंबर है, n की पॉजिटिव वैल्यूज लेंगे तो ये डिफाइंड होगा, नेगेटिव के लिए ये वैल्यू डिफाइंड नहीं होगा। अच्छा, तो इसके लिए n क्या होगा, जरा गौर करें। हम अगर यहाँ से n की वैल्यू निकालना चाहें, चलो ऐसे देखते हैं, थोड़ा सा इसको और आसान बनाने की कोशिश करते हैं। ln n विच इज इक्वल टू 10 हो तो n की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो क्या करते हैं, e की पावर ln n विच इज इक्वल टू e की पावर 10। सो इट मीन्स दैट ये कट जाएगा क्योंकि ये दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। सो n विच इज इक्वल टू e की पावर 10। अगर हमने ln n को n से 10 से बड़ा लिया है तो when n जो होगा वो क्या होगा, वो भी आपका e की पावर 10 से बड़ा होगा। ठीक है, सीधी सीधी बात कर लेते हैं, कोई थोड़ा सा यहाँ पर ये बेसिकली एक ही चीज़ है कि हम यहाँ पे देख लें कि हमने ये रिलेशन यहीं से ही बनाया है। सो इट मीन दैट कि जब ये वैल्यू होगी तो इस केस में n आप यहाँ से बड़ा लोगे तो तब ये चीज़ वैलिड है, अदरवाइज डिफिकल्टीज हो सकती हैं। सो ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने दोनों में n ऐड कर दिया। सो n प्लस ln n विच इज ग्रेटर देन 10 प्लस n, या फिर n प्लस 10 एक ही बात है जो आप लिख लें। n प्लस 10 लिख रहा हूँ मैं क्योंकि मुझे n प्लस 10 की फॉर्म में दिया है, सो वो ज़्यादा सूट करता है। तो ये n प्लस ln n हमने बना लिया, n प्लस 10 इधर इसको डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव है, हमने बात की है कि ये पॉजिटिव वैल्यू है। सो इट मीन दैट कि पॉजिटिव को पॉजिटिव में डिवाइड करते फर्क नहीं पड़ता। सो n प्लस ln n डिवाइडेड बाय नथिंग बट n प्लस 10 विच इज ग्रेटर देन 1।
अब ये हमें पता चल गया है कि ये जो फैक्टर हमें दिया हुआ है ना, ये वाला फैक्टर, ये फैक्टर है तो 1 से बड़ा, और a1 की वैल्यू हमको पता चल रही है कि 1/2 है। सो किसी भी 1 से बड़े फैक्टर के साथ कोई भी मल्टीप्लाई करे ना, कोई भी टर्म मल्टीप्लाई करे तो वो मजीद बड़ी हो जाती है, ठीक है, वो मजीद बड़ी हो जाती है। सो इट मीन्स दैट कि हम ये कह सकते हैं कि जब भी हम एक टर्म से अगली टर्म लेंगे तो वो उससे मजीद बड़ी होती चली जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि ये टर्म हमको पता चल गई है कि ये 1 से बड़ी है। अगर ये टर्म 1 से बड़ी है तो हम इससे कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे, कोई भी पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मजीद बढ़ेगी, छोटी नहीं होगी, ठीक है। सो इसी सेंस का हम यहाँ पे यूज करते हैं। यहाँ पर देखें तो an की वैल्यू क्या है, यही n प्लस ln n डिवाइडेड बाय n प्लस यहाँ पर सॉरी 10 था, सो n प्लस 10 an, ये an प्लस 1 है। सो यहाँ पर इसको हमने बेसिकली क्या किया, an से मल्टीप्लाई किया। दूसरे लफ्जों में मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि हमने क्या किया, an को इससे मल्टीप्लाई कर दिया। सो यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर ये जो टर्म है n प्लस ln n डिवाइडेड बाय n प्लस 10, इसके साथ मैंने क्या किया, an से मल्टीप्लाई किया, सो बेसिकली an से, ठीक है। सो ये हो गया, ये रिलेशन बेसिकली हमारे पास बना कि ये तो ये किसके इक्वल है, ये n प्लस 1 के इक्वल है। तो मैं जो पीछे लिखा था ये मैं बेसिकली यहाँ पर हटा देता हूँ और इसी रिलेशन को यूज कर लेता हूँ। सो ये वैल्यू किसकी है, an प्लस 1 की है, विच इज ग्रेटर देन an, और सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी, फिर सबसे छोटी वैल्यू तो a1 होगी, और a1 है कितनी, वो यहाँ पे 1/2 है। सो इट मीन्स दैट कि जितनी भी टर्म्स हैं इस सीक्वेंस की और इस सीरीज की, इसकी सीरीज की जो टर्म्स हैं बेसिकली वो सारी पॉजिटिव हैं, और सारी की सारी पॉजिटिव होने के साथ साथ वो 1/2 से बड़ी हैं, तो बढ़ती चली जाएगी। तो इट मीन दैट कि ये बढ़ती जाएगी। अगर वैल्यू कोई नेगेटिव भी नहीं है और बढ़ती जा रही है, एब्सोल्युटली बढ़ती जा रही है, तो क्या ये पॉसिबल है कि इनका सम जो है वो 0 हो जाए? नहीं पॉसिबल, क्योंकि ये सारी वैल्यूज भी पॉजिटिव हैं, सारी वैल्यूज भी क्या हैं, पॉजिटिव है, और जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं वैल्यूज भी बढ़ रही हैं। तो इट मीन दैट नथिंग, यहाँ पर क्या होगा कि आपके पास कभी ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप इनका सम करो और वो 0 आ जाए, कभी पॉसिबल ही नहीं है। ये कोई भी पॉजिटिव टर्म्स हो और वो 1/2 से भी बड़ी हैं, सारी 1/2 से भी बड़ी है, सबसे छोटी 1/2 है, उनको सम करो और उसका सम 0 आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो यहाँ पर सीधा हम nth टर्म टेस्ट फॉर डाइवर्जेंस लगा देते हैं, n अप्रोचेस टू 0 an डज नॉट इक्वल टू 0। ये कभी भी 0 नहीं होगा इनका सम, अगर इनका सम 0 नहीं होगा तो ये डाइवर्ज करती है nth टर्म टेस्ट फॉर डाइवर्जेंस। सो इसका किस्सा तमाम होता है कुछ इस तरह से, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप इसको थोड़ा सा समझ लें तो ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। सो अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट भी बेसिकली वही सीन बना रहा है जो हमने पहले बनाया है। सो यहाँ पर आपको पता ही नहीं है कि आपके पास ये टर्म क्या है, तो इसका हम रूट कैसे लेंगे। सो इसके भी हम रिकरेशन रिलेशन जो अब बेसिकली ये रिलेशन है, इसी को हम टर्म्स बाय टर्म्स देखते हैं। अगर हम a2 देखें तो क्या बनेगा, a2 देखें तो 2 का रूट यहाँ पर स्क्वायर रूट जिसको बोलते हैं 2 लिखा ही नहीं जाता है, अगर लिखे ना तो ज्यादा बेस्ट ऑप्शन। ये जो स्क्वायर रूट होता है ये नहीं लिखा जाता, 2 यहाँ नहीं लिखा जाता। और ये किसका है, इधर आएगी a1, और बेसिकली मैं अगर आपको सिंपल बात करूं तो ये आ जाएगा बेसिकली क्या 1/3। यहां पर फिर मैं बात करूं आपसे तो फिर क्या आ जाएगा, a2 क्या आएगा, a2 विच इज इक्वल टू नथिंग बट क्या आएगा यहां पर 3 का रूट बेसिकली, और यहां पर इसके अंदर वैल्यू क्या आएगी, इसके अंदर वैल्यू आएगी इससे कम, सॉरी a2 मैंने फिर से एक 3 लिखना चाहिए था। सो a3 और ये आ जाएगा बेसिकली a2, क्योंकि ये रिलेशन है ना, इससे एक कम इसके अंदर आएगा। सो a2 की वैल्यू हमने अभी निकाल ली है। सो बेसिकली क्या आ जाएगा 3
2 और ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A1 या फिर 1 की वैल्यू पुट करना। तो ये बनता कितना है, 3 का 2 से प्रोडक्ट। ये देखें ना, अगर हम जानते हो कि ये क्या होता है, ये इसको खोलें तो क्या हो जाएगा, इसको खोलें, इसको खोलें, तो इसको खोलें तो आपके पास लेट से A1 है, इसकी पावर 2 तो लिखी नहीं जाती, चलो एक बार लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए। इसको खोलेंगे तो आएगा 1/3 और इसको खोलेंगे तो आएगा A1 क्या है 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/3, इट मीन दैट A1 पावर 6 1/6। तो ये बन रहा सिंपल सिंपल इसका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट हो रहा है। तो इसको वापस लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं 6A1, तो यही मैं लिखने लगा। सो मैं इसको लिख सकता हूं 6A1। इन द सेम केस में अगर A3 लिख लिया, A4 की बात करता हूं, A4 की बात करता हूं तो 4 का रूट और जो है बेसिकली A3 की वैल्यू मैंने निकाली हुई है ये वाली, तो मैं यहां पुट कर देता हूं 6A1 विच इज नथिंग बट 24A1। इन द सेम केस सिमिलरली ये काम चलता रहेगा। और ये क्या है बेसिकली, कुछ नहीं है। यहां पर देखें, ये आपका बेसिकली इसकी बात करूं मैं तो ये 2 का फैक्टोरियल है। 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 होता है। सो इट मीन दैट ये 2 फैक्टोरियल है A1 का। इसकी बात करूं तो क्या है 3 फैक्टोरियल 6 होता है। सो इट मीन दैट 3 फैक्टोरियल का रूट है बेसिकली A1 का। इन द सेम केस ये क्या है, ये कुछ नहीं है, बस 4 का फैक्टोरियल जो होता है ना, फैक्टोरियल कैसे होता है 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1, यहाँ पर 2 और 1, ठीक है। सो 4 3 12 और 12 का 2 से प्रोडक्ट 24। सो बेसिकली ये 4 फैक्टोरियल है और ये A1 हो क्या रहा है। अगर हम इसको जनरलाइज करने की कोशिश करें तो कुछ नहीं है, ये AN क्या बनेगा, यहाँ पर 4 है, 4 फैक्टोरियल आया। तो इन द सेम केस अगर हम यही काम बनाते रहें, नेक्स्ट मूव करते जाएं, तो क्या होगा, जब हम इसका nth टर्म निकालेंगे तो AN विच इज इक्वल टू नथिंग बट n फैक्टोरियल और A1। और A1 क्या है, A1 आपको पता 1/3। सो इट मीन दैट मैं अगर इसको जनरल लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा 1/3। सो इसको दूसरे लफ्जों में लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं कि भाई ये क्या है, ये AN विच इज इक्वल टू 1/3 पावर 1/n फैक्टोरियल, ये बनेगा। यहां तक तो बेसिकली हमने इसकी nth टर्म निकाली है। nth टर्म बेसिकली इस फॉर्म में, ये फॉर्म आपके पास क्या आती है, इस तरह से आप इस चीज को लिख सकते हो कि भाई ये हमारी nth टर्म आई है। अब n फैक्टोरियल बेसिकली अगर हम n फैक्टोरियल खोले तो ये आता है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 अप सो ऑन 2 3 2 1 तक जाता है। सो सारी टर्म्स इन्फिनिटी वाली, मतलब यहाँ पर ये आ जाएगी। तो अगर मैं इसकी बात करूं जनरल, तो जब हम इस पे लिमिट लगाते हैं तो 1/infinity ये इस तरह से आएगा ना, ये फॉर्म इस तरह से है, 1/n फैक्टोरियल है तो 1 ये कह सकते हो। सो इट मीन दैट जब हम इस पे लगाएंगे लिमिट तो 1/infinity इंफिनिटी इंफिनिटी तो इंफिनिटी को इंफिनिटी राइम मल्टीप्लाई करें तो इंफिनिटी आता है। तो इट मीन दैट यहाँ पर इंफिनिटी का प्रोडक्ट है। सो इट मीन दैट अगर हम जनरल बात करें तो 1/infinity 0। सो किसी भी पावर, किसी की भी टर्म की पावर 0 होती है तो क्या कहते हैं उस केस में, तो वो क्या आता है, यहाँ पर उस केस में हम कहते हैं कि वो उसका आंसर जो आता है वो 1 होता है। सो इट मीन दैट कि मैं अगर सिंपल बात करूं तो 1 ये सारा आएगा, तो इसका आंसर जब इन्फिनिटी अप्रोच कराएंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर 0 आ जाएगा। तो इट मीन दैट कि मैं इसकी जनरल बात करूं तो लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी AN विच इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। या फिर मैं इसको मजीद लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1/3 1/n फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 1, so which does not equal to 0। so nth term test for divergence ये डाइवर्ज करती है, क्योंकि 0 नहीं आया, 0 के अलावा कुछ भी आया तो डाइवर्ज करती है। तो इट मीन दैट यहाँ पर ये आपका इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस है, इतनी ज़्यादा आप इसमें गहराई में कुछ बातें हैं नहीं,
समझने वाली क्या बात है कि जब भी हम ऐसे 2 ले रहे हैं तो 2 का फैक्टोरियल, 3 ले रहे हैं तो 3 का फैक्टोरियल, 4 ले रहे हैं तो 4 का फैक्टोरियल, तो जिस तरह से n तक लेके जाएंगे तो n फैक्टोरियल आ जाएगा। और n फैक्टोरियल है तो अगर हम सिंपल 1/n फैक्टोरियल की बात करें तो उसकी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है तो 0 आता है, नीचे तो सारा कांस्टेंट है। सो 0 तो किसी की पावर 0 हो तो वो क्या होता है, 1 होता है। सो किस्सा खत्म। अब इसकी बात कर लेते हैं। तो यहां पर भी वही सीन है। अगर हम a2 की बात करते हैं तो क्या आता है, a2 बेसिकली आ जाएगा a1 पावर 2, क्योंकि हमने n को 1 पुट किया तो 2 आएगा ना, n को 1 पुट करेंगे तो 2 आएगा, तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, 1 + 1 2 बेसिकली हो जाएगा। सो a1 का स्क्वायर, वैल्यूज पुट नहीं कर रहा, वैल्यू लास्ट पे लिख दूंगा। सो a3 विच इज इक्वल टू a2 a3, यहाँ पर 3 हो जाएगा, 2 + 1 3, और a2 क्या है, a2 तो a1 का स्क्वायर है। सो बेसिकली a1 स्क्वायर पावर 3, सो बेसिकली a1 पावर 6, तो ये वही बन रहा है a1 पावर 3 फैक्टोरियल, ये भी वही बन रहा है a1 पावर 2 फैक्टोरियल। a4 की बात कर लेते हैं तो a4 विच इज इक्वल टू a3 4, सो इट मीन दैट a3 की वैल्यू हमने निकाली है a1 3 फैक्टोरियल मतलब 6, और इसको 4 तो 6 24, तो a1 24, सो इट मीन दैट a1 4 फैक्टोरियल। तो इन जनरल अगर हम इसी की बात करते रहें तो जब हम इसकी nth टर्म पे पहुंचेंगे तो an विच इज इक्वल टू a1 n फैक्टोरियल, इसको ब्रैकेट में लिख दें। सो a1 है क्या, 1/2 है, सो 1/2 n फैक्टोरियल, 1/2 n फैक्टोरियल। तो बेसिकली वही कहानी यहां पर आ गई। इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में आपके पास सिंपल है, जब भी आप यहां पर देखें ये आपके पास क्या हो रहा है, n फैक्टोरियल आ रहा है। तो n फैक्टोरियल में क्या होता है, n फैक्टोरियल में n × n - 1 n + 1 n प्लस, ये आपका सीन चलता रहेगा। तो ये हमने अभी तक जो निकाली है वो बेसिकली nth टर्म निकाली है कि nth टर्म हमारी इस सीरीज की 1/2 n फैक्टोरियल आई है। n फैक्टोरियल बेसिकली नथिंग बट n फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू n × n - 1 n - 2 अप सो ऑन 3 2 1, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो देखें कोई भी नंबर होता है, हम जानते हैं यहाँ पर एक थ्योरम टाइप हमारे पास है, बेसिकली लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x की पावर n हो तो ये होता है बेसिकली, ये आपके पास होता है 0 इफ x का एब्सोल्यूट विच इज लेस देन 1। तो यहाँ पर वही केस है, मतलब किसी भी नंबर की पावर इन्फिनिटी आती है तो अगर वो -1 और +1 के दरमियान उसकी वैल्यू है तो फिर तो उसका आंसर 0 आता है, अदरवाइज जो है इन्फिनिटी आता है। सो यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू 1/2 है, तो जब हम इसकी लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी लेंगे तो ये तो 0 आ जाएगा। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an लेंगे तो ये 0 आ जाएगा। सो 0 से हमें कुछ नहीं पता। अगर हम nth टर्म टेस्ट फॉर डाइवर्जेंस की बात करते हैं तो इस पे हमें जब 0 लगाएंगे, इसकी लिमिट लेंगे n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो हमें आंसर नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा। मतलब तो 0 हमें कुछ नहीं बताता nth टर्म टेस्ट फॉर डाइवर्जेंस के बारे में। तो इट मीन दैट कि यहाँ पर हम nth टर्म टेस्ट फॉर डाइवर्जेंस नहीं लगा सकते क्योंकि इसने आंसर 0 दे दिया है। पीछे तो हमें 1 मिला था तो इसलिए हमने कह दिया था कि ये क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है, लेकिन यहाँ पर ऐसा सीन नहीं है। तो क्या करते हैं, हम इसको कंपैरिजन के जरिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये तो n फैक्टोरियल है बेसिकली, ठीक है। सो अब देखिए मुझे n फैक्टोरियल क्या होता है, ये मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि ये लिखा हुआ है लेट से। तो n फैक्टोरियल, और अगर मैं क्या करूं, ये सारी टर्म्स हटा दूं, ये सारी पॉजिटिव टर्म्स हैं, हटा दूं तो n फैक्टोरियल इससे बड़ा हो जाएगा, एब्सोल्युटली बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। और बड़ा हो जाएगा तो यहां पर जब भी हम देखें आपके पास 0.2 है, इसकी जब हम पावर 2 लेते हैं, लेट्स से 1/2 है तो बेसिकली क्या आता है, 2 डिवाइड करते हैं तो 0.5, 0.5 की पावर 1 है तो 0.5 आता है।
0.5 की पावर 2 है तो आता है 0.025। अगर हम फिर से लेते हैं 0.5 की पावर 3 तो विच इज बेसिकली 0.125। क्या हो रहा है, पावर इंक्रीज कर रहे हैं, वैल्यू डिक्रीज कर रही है। तो सिमिलरली क्या होगा, यही केस इसके लिए होगा क्योंकि यही वैल्यू तो है बेसिकली 1/2 बेसिकली 0.5। सो इट मीन दैट कि 1/2 इसका n फैक्टोरियल बेसिकली पावर लें, पावर बड़ी लें, आंसर छोटा आएगा। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है पावर जितनी बढ़ा रहे हैं उतना आंसर छोटा आ रहा है। अगर हम यही पावर n ले लें इसका आंसर बड़ा आएगा क्योंकि ये छोटी पावर ले लें आंसर बड़ा देगी। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि ये बड़ी सीरीज है, ये छोटी, ये सीरीज की n टर्म है बेसिकली बड़ी सीरीज की टर्म है, ये छोटी की है। सो ये तो हमें पता है कि ये कन्वर्ज करती है किस टेस्ट के हिसाब से, बाय ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट। और आर आपका क्या है, n बिटवीन -1। सो ये ज्योमेट्रिक सीरीज के हिसाब से कन्वर्ज करती है। तो अगर बड़ी कन्वर्ज करती है तो बेसिक कंपैरिजन टेस्ट का इस्तेमाल करें तो ये भी कन्वर्ज करती है। सो इट मीन दैट इन जनरल अगर हम बात करें तो ये क्या कर रही है, ये कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, सो इसने कन्वर्ज कर दिया। क्यों किया, हमने पहले चेक किया इस पे nth टर्म टेस्ट फेल हो गया। फिर हमने क्या किया, हमने इसके कंपैरिजन पे चले गए। कंपैरिजन में देखा हमने इससे बड़ी सीरीज ली, बड़ी जो है कन्वर्ज करती है। तो हम जानते हैं कि अगर बड़ी कन्वर्ज करे तो छोटी भी कन्वर्ज करती है। तो इस तरह से इसका किस्सा जो है वो तमाम हो गया और यहाँ तक ही बेसिकली हमको क्वेश्चंस करने थे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ क्लास में जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।